अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नशीन तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली जनाब मुमताज अहमद खान साहब, वो इंचार्ज नलगुंडा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन बल्दिया, साबिक़ा रुकन बल्दिया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नलगुंडा के तमाम उम्मीदवार, मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, ये एक इंतखाबी जलसा है जो बल्दिया इंतखाबात के सिलसिले में मुनक़्क़िद किया गया है। अभी जनाब मुमताज अहमद खान साहब ने मजलिस के तमाम उम्मीदवारों का आप तमाम से अवाम से तारुफ करवाया। मैं आपके दरमियान में इसलिए खड़ा हूँ आपसे गुजारिश करने के लिए कि आने वाले इस बल्दिया इंतखाबात में आप अपनी वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों के हक में कीजिए। और यकीनन ये एक बल्दिया का इलेक्शन है, मगर मेरा मानना ये है कि इस इलेक्शन के जरिए जो हमारे मुकामी मसाइल होते हैं उसको हल करने का आवाम को एक बेहतरीन मौका जमहूरियत फराहम करती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि नलगुंडा के मुख्तलिफ बल्दी वार्ड्स में हल्कों में बल्दी मसाइल हैं, आबरसानी के मसाइल हैं, बरखी के मसाइल हैं, स्कूल के मसाइल हैं। पुराने शहर में खास तौर से बच्चियों के लिए डिग्री कॉलेज की ज़रूरत है, पीने के पानी का भी मसला है। तो मैं हमारी ये कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह ताला इन तमाम बल्दी, बरखी और आबरसानी के मसाइल को हल किया जाए। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ज़मीन के सतह के ऊपर आपकी एक क़यादत उभरे। और वो कैसे बनेगी? जब आप यहाँ से मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि असेंबली इलेक्शन के वक्त और पार्लियामेंट के इलेक्शन के वक्त हमने मौजूदा बरसर इक़्तिदार जमात की तायीद की थी। ये बल्दी इंतखाबात हैं और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर नलगुंडे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान बल्दिया कामयाब हो। यहाँ पर आपकी एक मुकामी क़यादत मजबूत हो। इसीलिए मजलिस ने मुख्तलिफ वार्ड से नौजवानों को भी टिकट दिया है, ख़वातीन को भी टिकट दिया है, हमारे बैकवर्ड क्लास और हमारे दलित भाइयों को भी मजलिस ने अपना उम्मीदवार बनाकर पेश किया है। और मेरा मानना यह है कि नलगुंडे में मजलिस को और मजबूत बनाने के लिए इसलिए हम भी उसमें कोशिश कर रहे हैं। और हमारी कोशिश यही है कि ये तेलंगाना का एक अहम इलाका है और यहाँ पर मजलिस की मजबूती बेहद ज़रूरी है, इसलिए कि जमहूरियत में चेक और बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक ही पार्टी के तमाम लोग जीतते जाएंगे तो ये ठीक नहीं हो सकता। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि नलगुंडे की जामे तरक्की के लिए मेरी आप तमाम से तमाम गुजारिश है कि आप मजलिस के उम्मीदवारों को अपना कीमती वोट देकर कामयाब करिए। और इंशाअल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी कि हमारे अरकान बल्दिया की कामयाबी के बाद वो अपने अपने बल्दी वार्ड्स में मेहनत करेंगे, आवाम को दस्तयाब रहेंगे और हम खुद इंशाअल्लाह ताला
रियासती हुकूमत के वज़ीर आला या जो भी जिम्मेदारान हैं उनसे मुलाकात करके उनसे पुरजोर नुमाइंदगी करवाकर जो यहाँ के मसाइल अभी तक हल तलब है इंशाअल्लाह ताला उसको ज़रूर पूरा करवाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं बार बार इस बात को आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि हमको मुकामी तौर पर अपनी एक क़ियादत को उभारना है। मैं यहां पर ना मुमताज खां साहब ना मजलिस के जिम्मेदारान हैदराबाद से जो आए हम यहां पर अपनी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए नहीं यहाँ आए हैं, बल्कि हमारा आने का मकसद ये है कि जमात के जरिए जमात के परचम तले आप अपने क़ियादत को यहाँ पर मजबूत करिए, जो एक मुकामी अफराद पर मुकामी ख़वातीन पर मुश्तमिल हो। इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि आपकी एक आवाज़ जमहूरियत में रहना बहुत ज़रूरी है और हमारे वतन अजीज़ की जमहूरियत की तल्ख़ हकीकत यह है कि जब तक आपके पास आपकी एक सियासी आवाज़, आपका एक सियासी प्लेटफॉर्म मजबूत नहीं रहेगा, हम अपने मसाइल को हल नहीं करवा सकते। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी एक आवाज़ को, हमारे नुमाइंदे को, हमारी जमात को, जो आपने बरसों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दिया, इसकी सरपरस्ती की, अपने दुआओं से, अपनी जद्दोजहद से, अपने खून और पसीने को बहाकर आपने जमात को इस मुकाम पर लाकर पहुंचाया। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस बल्दी इंतखाबात में आप तमाम आगे बढ़कर मजलिस के जमात के उम्मीदवारों की सरपरस्ती करिए, इनकी रहबरी करिए, इनको अपने ज़रीन मशवरों से इनको आरास्ता करिए, इनको हिदायत दीजिए, इनको कामयाब करिए और इंशाअल्लाह ताला जो यहाँ पर नलगुंडे में आपके जो मसाइल हैं, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे, ज़रूरत पड़ा तो उनसे मुकाबला करेंगे, ऐवान असम्बली में उन मसाइल को उठाकर वो जो मसाइल हल तलब है उसको हल करवाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ के जो MLA कामयाब हुए हैं, यकीनन उसमें मजलिस का एक बहुत बड़ा रोल रहा और उनको भी याद रखना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए। अगर उनको अब भूल गए तो हम उनको 23 में भूल जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इससे हटकर भी एक अहम मौजू जो पूरे मुल्क में हम तमाम के लिए, बल्कि वतन अजीज के तमाम बाशिंदों के लिए एक तकलीफ का बाइस बना हुआ है, जिसका जिक्र अभी वकील साहब ने आपके सामने किया है, वो है CAA का मसला। मैं बात आपके सामने जरूरी इसलिए समझता हूं कि यहां पर रखूं क्योंकि नलगुंडे में मुश्तरका मजलिस अमल का CAA पर जलसा नहीं हुआ और यकीनन ये एक इंतखाबी जलसा है, मगर इसमें जलसे में अगर मैं CAA का जिक्र करूंगा तो कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं होगी, क्योंकि CAA के नाम पर ही और CAA की मुखालिफत के नाम पर भी मैं आपसे वोट देने की अपील कर रहा हूं। और अगर किसी सियासी पार्टी को, बिलखुसूस BJP को इससे तकलीफ है तो फिर मैं BJP से कहूंगा कि आप इस तेलंगाना के बल्दी इंतखाबात को आपके CAA का एक रेफरेंडम बना दो। आपको मैं चैलेंज कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला BJP इस बल्दी इंतखाबात में तेलंगाना में इनका एक बुरे नतीजे निकलने वाले हैं और उसकी एक अहम वजह होगी इस CAA भी इंशाअल्लाह ताला। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो मरकज में BJP की हुकूमत ने अपनी अददी ताकत के ऊपर इस गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून को बनाकर पूरे मुल्क में
एक बेचैनी की लहर पैदा कर दी है। और ये एहतजाज सारे मुल्क में हो रहा है। दारुल हुकूमत दिल्ली हो, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, आसाम हो, पूरा नॉर्थ ईस्ट, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, हर जगह पर इसके खिलाफ हमारे मुल्क की आवाम इसके खिलाफ एहतजाज कर रही है। और आपने देखा कि हैदराबाद में 2 दिन पहले मुश्तरका मजलिस अमल के तहत एक तिरंगा रैली निकाली गई, जो अल्लाह के फजलो करम से अवाम के ताउन की बिना पर वो गैर मामूली कामयाब रही। बाज लोगों का ख्याल है कि उसमें 1.5 लाख से ज्यादा लोग अवाम ने शिरकत की, बाज कहते हैं कि 2 लाख से ज्यादा अवाम ने उसमें शिरकत की। मगर मैं शुक्रगुजार हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम तंजीमों की और अवाम के ताउन की बिना पर ये एक तारीखी तिरंगा रैली सरजमीन हैदराबाद पर कामयाब हुई। अब हम तिरंगा रैली निकाले और ये जलसे पूरी जगह पर हो रहे हैं। हम लोग जाकर मुश्तरका मजलिस अमल के जिम्मेदारान वजीर आला चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से मुलाकात किए। मुलाकात करने के बाद हमने चीफ मिनिस्टर के सामने अपने मुतालबात को रखा और हुकूमत से हमने इस बात का मुतालबा किया कि तेलंगाना में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर NPR पर हुकूमत इस पर स्टे लगाए। हमने TRS पार्टी के चीफ मिनिस्टर से शुक्रिया अदा किया कि उनकी पार्टी ने पार्लियामेंट में इस CAA कानून के खिलाफ लोकसभा और राज्यसभा में इसके खिलाफ वोट दिया। हमने कहा कि NPR पर स्टे लगाइए। चीफ मिनिस्टर ने मुझसे पूछा कि कैसे हो सकता है, तो मैंने केरला हुकूमत के वहां पर जो स्टे लगाया उसका ऑर्डर उनको दिया और हमसे चीफ मिनिस्टर ने सवाल किया कि NPR और NRC में क्या फर्क है। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट से जो उनकी एनुअल रिपोर्ट है उसका जो चैप्टर है उसको CM को बताया। फिर मैंने बताया कि हुकूमत ने पार्लियामेंट में जवाब देकर कहा कि NPR NRC होगा। ये तमाम बातें हमने बताई और फिर हमने चीफ मिनिस्टर से कहा कि हम पूरे तेलंगाना में एहतजाजी जलसे मुनज़्ज़म कर रहे हैं, इसमें आपकी पार्टी क्यों नहीं शिरकत करती और हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को भी इसमें बुलाए। तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बिल्कुल हम इसमें शिरकत करेंगे। तो वो 2-3 जलसे निजामाबाद में हुए, महबूब नगर में और आपके संगारेड्डी में हुए, उसमें वो लोग आए। हमने वो पुरानी पार्टी कांग्रेस से भी कहा कि आप भी आइए, तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम नहीं आते, हम आपके साथ इनके साथ नहीं बैठते। मैंने यहां तक कहा कि अगर आप मेरे साथ नहीं बैठते तो मैं आप बैठो, मैं बाद में आता हूं, आप बोल लो अपनी बात। तो बोले नहीं आते। अब हमारे इन जलसों में ना बीजेपी आती ना कांग्रेस आती। अब आप खुद फैसला कर लो। जलसा हो रहा CAA NPR NRC के खिलाफ। बीजेपी को सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि वो कानून बनाए और कांग्रेस पार्टी अलग। हैदराबाद में तिरंगा रैली निकाले तो बीजेपी और कांग्रेस की जबान से एक ही लफ्ज निकल रहा है, असदुद्दीन ओवैसी के हाथ में तिरंगा आ गया। कैसे आ गया? यानी तिरंगा अगर मेरे हाथ में आया तो कांग्रेस और बीजेपी को ताज्जुब हो रहा, यानी ये शक कर रहे कि भाई देखो अब तिरंगा उठाना पड़ा इनको। मैं इन दोनों से बोल रहा हूं कि अहमकों की बस्ती से जो आप बस्ती में जो आप रहते हैं और आपकी जो सोच एक गंदी सोच है, इससे निकलो आप। हम तिरंगा इसलिए नहीं उठाए कि अपनी वफादारी को दिखाने के लिए,
हम तिरंगा इसलिए नहीं उठाए कि हमको तुमसे या तुम्हारे किसी एक बड़े लीडर से खौफ है। हमको हमेशा खौफ अल्लाह से था और अल्लाह से ही रहेगा। और जमीन और आसमान के बनाने वाले जो इस जमीन पर जो इंसान और हैवान जो रहते हैं, बाज इंसान हैवान भी बन जाते हैं दो टांग के, हम उनसे भी नहीं डरते, ना हुकूमत से डरते। हम ये तिरंगा इसलिए उठाए हैं कि जो लोग तिरंगा उठाकर गोडसे की जबान इस्तेमाल कर रहे थे, जो लोग तिरंगा उठाकर गांधी के कातिलों के जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, जो लोग तिरंगा उठाकर अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को बर्बाद करना चाहते थे, जो लोग तिरंगा उठाकर हिंदुस्तान की इस भाईचारगी को सफ़े हस्ती से मिटाना चाहते थे, जो लोग तिरंगा उठाकर जंग आजादी में जिन्होंने अपना खून बहाया, फांसी की सजाएं काटी, उनकी कुर्बानियों को खत्म करना चाहते थे, रायगा जा रहे थे, तो हमने कहा कि हम तिरंगा उठाएंगे। इसीलिए हमने तिरंगा उठाया और सही लोगों के हाथ में तिरंगा आया है। अब तिरंगे की सही हिफाजत होगी इंशाअल्लाह ताला। अब इन लोगों को परेशानी हो गई कि डंडा भी इनके हाथ में, झंडा भी इनके हाथ में, और इनके हाथ में भुट्टा है। इनको तकलीफ इसलिए हो गई कि हमारे हाथ में डंडा भी है और तिरंगा भी है, इनके हाथ में क्या है? पुंगी है, गाजर की है। बजाओ तुम गाजर की पुंगी। नहीं, ओवैसी के हाथ में तिरंगा कैसे आ गया? प्यारे, अगर तुम तिरंगा बनाने में जिन लोगों का नाम आएगा तो उसमें एक खातून है तैयब जी, हैदराबाद की थी मोहतरमा, उन्होंने भी तिरंगा बनाने में अपना रोल अदा किया। और आप नहीं समझ सकते, मैं बीजेपी से कहना चाह रहा हूं जो बोल रहे कि तिरंगा ओवैसी और हम तमाम के हाथ में आया। तारीख ये बताती है, ऑर्गेनाइजर एक आरएसएस की मैगजीन 1949 या 48 का एडिशन है ऑर्गेनाइजर का, जिसमें वो लोग कहे, आरएसएस ने कहा कि हम तिरंगे को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? कि इसमें 3 रंग है। आरएसएस ने कहा कि 3 रंग अशुभ होता है, चीची होता है, 3 रंग अच्छा नहीं है। आपने कहा था, ये नहीं कहा था, बोलो मेरे को, मुंह नहीं खोलेंगे, क्योंकि इनको मालूम कि मैं जब कोई बात करता हूं तो तहकीक करके पढ़ के करता हूं। उनकी नजर में मैं थम्सअप हूं, मगर उनको मालूम कि जब हमारा थम्सअप उनके मुंह पे गिरता तो उनका दिमाग काम नहीं करता। तो ये हकीकत है कि आरएसएस ने जब तिरंगा बना तो बोले ये 3 रंग अशुभ है, इन्होंने कहा था। अब हमसे आप पूछ रहे तिरंगा, भाई साहब आपके मम्मी डैडी पप्पा सब बोले से बात है, ये ऑर्गेनाइजर किताब में है, ये ऑर्गेनाइजर मैगजीन में लिखा गया ये बात। और हमने तिरंगा उठा लिए, देखो हम आगे तो तिरंगा उठा लिए नहीं। अगर कोई और गैर बीजेपी की हुकूमत भी इस तरह का कानून बनाती तो हम तिरंगा उठाते, क्योंकि तिरंगा इसलिए उठाया क्योंकि भारत को बचाना है, भारत के मुस्तकबिल को बचाना है, भारत के दस्तूर संविधान को बचाना है, भारत के हिंदू मुसलमान इत्तेहाद को बचाना है, भारत की खूबसूरती को बचाना है। इसलिए कि तुम ऐसे कानून बनाकर भारत की खूबसूरती को खराब करना चाहते हो। ये तिरंगा रैली का मकसद है। और 2 दिन से बराबर मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के लोग भी बोल रहे, वो हो भाई साहब मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, जिस्म पे शेरवानी है, तो आपको परेशानी क्यों हो रही है? आप कैसा उठाए? मैं किसी एक कांग्रेस के कोई बेचारे कोई बोले, अरे भाई हर जगह देख रहा हूं सर पे टोपी है, तिरंगा इनके हाथ में है, कुर्ता पैजामा पहने। किसी एक कांग्रेस के लीडर ने कहा
कि ऐसी तिरंगा रैली निकली, सर नहीं दिख रहे थे, खाली तिरंगा दिख रहा था। वही तो हम तुमको बताना चाह रहे थे कि हमारे सरों को मत देखो, हमारी वफादारियों को देखो, हमारी इस मोहब्बत को देखो जो तुम नहीं समझे अब तक। अफसोस का मुकाम है, ये जो CAA का कानून है, आज भी वजीर आजम बोल रहे हैं कि क्या बोले, मैं बल्कि वजीर आजम पे आऊंगा, पहले शाह साहब पे आते हैं। शाह साहब ने कहा कि मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक एक रेफ्यूजी को भारत की शहरियत नहीं मिल जाती। मैं सुकून से नहीं बैठूंगा, शाह साहब ने कहा। मैं शाह साहब से और वजीर आजम से, वजीर दाखिला से एक सवाल कर रहा हूं। आपको भारत की आवाम ने मुंतखब किया, 306 आपके MPs जीत कर आए। आपका काम यही काम है क्या? दूसरा काम नहीं है आपको? मैं चैन से नहीं बैठूंगा जब तक के पूरे रेफ्यूजियों को भारत की सिटीजनशिप नहीं मिल जाती। मेरे भाई, मैं आपके सामने एक आदाद और शुमार रख रहा हूं। 2018 में, 2019 में हर रोज हमारे मुल्क में 10 लोग खुदकुशी करते थे, रोज। क्यों? गरीबी और बेरोजगारी की वजह से। हर रोज 10 लोग खुदकुशी करते थे, गरीबी और बेरोजगारी की वजह से। 10 लोग मर रहे हैं भारत के, और भारत के वजीर दाखिला कह रहे हैं कि मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कि एक रेफ्यूजी को भारत की सिटीजनशिप नहीं मिल जाती। ये कहां से आया रिकॉर्ड? इन्हीं का विजारत दाखिला की नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की डेटा आया। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने रिपोर्ट की, मेरा अखबार नहीं है। हर रोज कितने लोग मारे जा रहे हैं? 10 लोग, गरीबी और बेरोजगारी की वजह से। ये बीजेपी की प्रायोरिटीज में ये तरजीहात है। भारत के बच्चे मरते हैं तो मरने दो, हमको उसकी फिक्र नहीं है। और ज्यादा मरने वालों, खुदकुशी करने वालों की उम्र जो थी वो 30 और 35 साल के दरमियान में थी। वजीर आजम को इन बच्चों की, इन्हें भी खुदकुशी कर लिया। हाथ लग गया, जिसके हाथ लगता उन्हें खामोश हो जाता। मजाक कर रहा हूं कि सीरियस ले लेंगे, कोई हाथ नहीं मिलाएगा मेरे से। यानी आप सोचिए, रोज 10 लोग की मौत हो रही और वजीर आजम को उसकी फिक्र ही नहीं है, वजीर दाखिला को उसकी फिक्र नहीं है, और सबको कह रहे हैं कि इनको, ये पाकिस्तान के हैं, ये एंटी नेशनल है। अरे अगर आप नेशनलिस्ट हैं तो आपके दौरे इख्तिदार में इतने बच्चे क्यों मरे? रोज 10 लोग बेरोजगारी और गुर्बत की वजह से। कोई फिक्र नहीं है प्राइम मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर को। मरते मरने दो, हमारा क्या जा रहा, हम तो जीत के आ गए, हमको वोट की जरूरत है। इख्तिदार में आप है, मैं नहीं हूं। जिनके घर में बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं उनके घर वालों से पूछो, इसलिए मर रहे हैं कि आपकी सरकार उनको रोजगार देने में नाकाम हुई, आपकी सरकार गुर्बत का खात्मा करने में नाकाम हुई, इसीलिए वो लोग दिल बर्दाश्ता होकर, मायूस होकर खुदकुशी कर रहे हैं। आप बताइए, अब ये इस पस मंजर में आप देखो ये सब चीजें जो हो रही हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, CAA अमित शाह साहब से तो उम्मीद कर रहे थे कि होम मिनिस्टर है, वो उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक के जामे मिलिया की पुलिस, जिसमें जामे मिलिया में घुसकर
एक 23 साल के मिनाजुद्दीन को जो लाइब्रेरी में LLM की तालीम हासिल कर रहा था, उसको मारकर उसकी आंख को जाय कर दिया। तो हम उम्मीद कर रहे थे कि वजीर दाखिला उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि उन पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन नहीं ले लेते जिन्होंने एक 22-23 साल के बच्चे की आंख से उसको महरूम कर दिया। हम उम्मीद लगा के बैठे थे कि शायद हमारे मुल्क की दारुल हुकूमत कैपिटल में जामे मिलिया की पुलिस जो बच्चियों के हॉस्टल में घुसकर बच्चियों को मारा पीटा, हमारे वजीर दाखिला उस वक्त तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक कि उन पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन नहीं लेते जो बच्चियों को लाठियों से मारा। हम उम्मीद कर रहे थे कि वतन के होम मिनिस्टर जामे मिलिया की मस्जिद में जो लोग नमाज मगरिब अदा कर रहे थे, सब खड़ी हो गई थी अंदर घुसकर उन नमाजियों को मारा और पीटा और मस्जिद की बेहरमती की कि चलो दिल्ली में हुआ तो कम से कम वजीर दाखिला उस वक्त तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक कि जिन पुलिस वालों ने मस्जिद के तकद्दुस को पामाल किया उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। हम उम्मीद कर रहे थे कि वजीर दाखिला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पुलिस दाखिल होकर टीयर गैस बरसाती है और एक टीयर गैस का शेल एक मासूम बच्चे के हाथ पर गिरता है, जख्मी होता है, उस बच्चे के हाथ को काटना पड़ता है। हम उम्मीद कर रहे थे कि वजीर दाखिला चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि उन पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन नहीं ले लेते। हम उम्मीद कर रहे थे कि 20 दिसंबर के दिन जो उत्तर प्रदेश में CAA के खिलाफ एहतजाज हुआ, पुरअमन था, जिस पर पुलिस ने फायरिंग की, 20 लोग मारे गए। हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद हमारे वतन के वजीर दाखिला अपनी हुकूमत उत्तर प्रदेश में बीजेपी से पूछेंगे कि कैसे सलमान नामी बच्चा जो UPSC की तैयारी कर रहा था, अपने पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और उसकी लाश उसके घर वालों के हवाले करती है। हम उम्मीद कर रहे थे कि अमित शाह चैन से नहीं बैठेंगे और सलमान नामी एक और बच्चा जो अपने 7 महीने के बच्चे के लिए दूध लाने के लिए गया, उसके बाईं आंख में गोली लगी, शायद वो इंसाफ करेंगे। हम उम्मीद कर रहे थे कि ये कुछ करेंगे, मगर कुछ नहीं हुआ। और आज होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कि पूरे रेफ्यूजियों को भारत की सिटीजनशिप नहीं मिल जाती। रोज 9 लोग मर रहे, मरने दो। 20 लोग मर गए, मरने दो। एक 7 महीने का बच्चा अपने बाप से महरूम हो गया, फिक्र नहीं है। एक बच्चे की आंख जाय हो गई, फिक्र नहीं है। बच्चियों को पकड़कर पीटा गया, कोई बात नहीं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पुलिस ABVP के गुंडों को अपने दामाद को जैसा घर में घुसाते ऐसे बच्चों को JNU में घुसाया, वहां पर मारा और पीटा। और जिस तरह दूल्हे का इस्तकबाल करते हैं उस तरह बगैर धिंगाना लिए उनको जाने भी दिया JNU से। अमित शाह साहब चैन से बैठे, चैन से बैठे हैं। इसीलिए पूरे मुल्क में बेचैनी है, पूरे मुल्क में एहतजाज है, पूरे मुल्क की आवाम में एक तकलीफ का इजहार हो रहा है। और यह एहतजाज बढ़ेगा, यह एहतजाज खत्म नहीं होगा। हां, अगर बीजेपी यह समझती है कि ताकत के बलबूते के ऊपर किसी को कुचल देंगे, गोलियां चला देंगे, लाठीचार्ज कर देंगे, टीयर गैस बरसा देंगे, झूठे केसों में जेल को भिजवा देंगे, आप सब चीज कर सकते हैं, मगर आप सुन लो इस बात को कि हम ये सब चीज तो उसका सामना करने के लिए तैयार है। क्योंकि CAA की लड़ाई, NPR की लड़ाई, NRC की लड़ाई मेरी जिंदगी की लड़ाई नहीं है, मुल्क के मुस्तकबिल की लड़ाई है। अगर हमको मरना पड़ा तो मरेंगे, सुनो वजीर आजम। अगर हमको आपके जुल्म का शिकार होना पड़ा तो होंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर हमारी मौत आपके बंदूक की गोली पर लिखी है तो मेरा मुकद्दर है, तुम्हारा जुल्म नहीं।
वो मेरा मुकद्दर होगा और मैं जामे शहादत को फख्र के साथ पी लूंगा, मगर मुल्क पर आंच आने नहीं देंगे। ये लड़ाई मुल्क की लड़ाई है, ये लड़ाई भारत के मुस्तकबिल की लड़ाई है, ये लड़ाई भारत के उन अजीम मुजाहिदीन आजादी, चाहे गांधी हो, अंबेडकर हो, नेहरू हो, राजेंद्र प्रसाद हो, मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, जौहर बरदरान हो, सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, अल्लामा फजल खैराबादी हो, रेशमी रुमाल के मुजाहिदीन हो, जिन्होंने माल्टा की जेलों में अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, उनके ख्वाबों को इंशाअल्लाह ताला हम चिकनाचूर होने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। ये हमारी लड़ाई है। और आज मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, CAA प्राइम मिनिस्टर हर जगह तकरीर करते हैं। रामलीला ग्राउंड में बोले 130 करोड़ जनता से कह रहा हूं मैं कि भारत में NRC का कोई अभी फैसला नहीं हुआ। झूठ बोल रहे, NRC नहीं आया। फिर आज कल कोलकाता में वजीर आजम ने कहा कि भाइयों बहनों देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, आप बोलिए, आप बोलिए। अब बेचारे बोलते उनका क्या। अब प्राइम मिनिस्टर वो तो बोलेंगे जान दो भाई, उन्हें आया दिल्ली से बोल दो, खुश करके भिजा दो उसको। वजीर आजम, क्या ये सच नहीं है कि पहला सदर जमहूरिया का जो खुतबा हुआ जून या जुलाई में, उसमें सदर जमहूरिया ने ये बात कही नहीं कही कि मुल्क में NRC आएगा? क्या आपके होम मिनिस्टर, इस मुल्क के होम मिनिस्टर जनाब शाह ने लोकसभा में मेरा नाम लेकर नहीं कहा कि ओवैसी जी सुन लीजिए NRC आएगा? क्या आपके मिनिस्टर्स ने पार्लियामेंट में जवाब नहीं दिया कि NPR NRC होगा? मगर वजीर आजम, आप जिस अजीम ओहदे पर फायज है, वो अजीम ओहदे को का खास ख्याल रखिए। वो जेब नहीं देता कि आपको, भारत की जनता को आप झूठ कहें। आप जानते हैं कि हम आपकी तरह पढ़े लिखे नहीं है, मगर थोड़े पढ़े लिखे हैं, थोड़ा आमुफ्ता ही पढ़े मगर पढ़े लिखे। और वजीर आजम और उनकी कैबिनेट पूरी देश को, पूरी जनता को गुमराह कर रही है। बार बार बोल रहे कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट सिटीजनशिप देता है, लेता नहीं है। मैं कह रहा हूं ये खुद अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये हमारे दस्तूर और आइन की तमहीद के खिलाफ है और आइन में फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। हमारे आइन में, हमारे दस्तूर में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट है, जिसको आर्टिकल 14 कहते हैं, दफा 14 कहते हैं, जो मसावात की बात करता है, वो ये कानून मसावात की खिलाफ वर्जी करता है। और सुप्रीम कोर्ट के कई मुकदमे, जिसका नाम केशवानंदा भारती मुकदमा, बुम्बई मुकदमा और हालिया वो शायरा बानो का मुकदमा ट्रिपल तलाक का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मसावात फंडामेंटल राइट है, कोई हुकूमत इस आवाम से उसको छीन नहीं सकती, कोई उसके खिलाफ कानून नहीं बना सकती। सबको सिटीजनशिप देंगे आप, मगर लफ्ज़ इस्लाम और मुसलमान को नहीं देंगे। क्यों नहीं? पाकिस्तान में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, अफगानिस्तान में सिखों पर जुल्म हो रहा है, बांग्लादेश में जुल्म हो रहा है। आप दीजिए सिटीजनशिप उनको, मगर मजहब के नाम पर मत दो। कस्मा पुरसी के आलम में अगर आते हैं तो दो, इंसानियत के नाते दो, ह्यूमैनिटेरियन के नाते दो। बल्कि मैं तो मुतालबा करता हूं कि इंटरनेशनल रिफ्यूजी कन्वेंशन आप क्यों नहीं साइन करते? साइन करो ना, मगर मजहब के नाम पर कानून कैसे बनाते आप? मुझे गम इस बात का हरगिज नहीं खाना रहेगा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से कोई मुसलमान आएगा। मुझे गम इस बात का है
कि मैं मुसलमान हूं, मैं इस मुल्क का बाइज्जत शहरी हूं, क्योंकि मैं मुसलमान हूं आप कानून से मुझे दूर रख देते हैं। मेरा ताल्लुक क्या है? मैं भारत का शहरी हूं और रहूंगा इंशाअल्लाह। और फिर ये बोलते कि कानून शहरियत देता नहीं लेता, तो सुनिए आप, आसाम में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनआरसी हुआ और सुप्रीम कोर्ट के एनआरसी में 19 लाख आवाम के नाम नहीं आए, जिसमें लोग बोलते कि 5 लाख मुसलमान हैं, 5,40,000 उससे बंगाली हिंदू हमारे भाई हैं। वहां का एक मिनिस्टर ये कहता है, जिसका नाम हेमंतु बिस्व शर्मा, फाइनेंस मिनिस्टर है, वो कहता है कि हम बीजेपी वो 5,40,000 बंगाली हिंदूज को CAA के तहत इंडियन सिटीजनशिप देंगे। और इस कानून में सेक्शन 6 है, CAA में सेक्शन 6 ये कहता है कि जिसके ऊपर कोई मुकदमा चलेगा वो अबेट यानी रुक जाएगा। यानी 5,40,000 आसाम के जो हमारे हिंदू भाई बंगाली जबान बोलते हैं उनको भारत की सिटीजनशिप मिलेगी। जो 5 लाख मुसलमान जो बंगाली जबान बोलते हैं उनको नहीं मिलेगी, उनको अपना केस फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में लड़ना पड़ेगा, वहां पर अपनी सिटीजनशिप को साबित करना पड़ेगा। और अगर बरसों लगते तो बरसों उनको लड़ना पड़ेगा, हुआ तो डिटेंशन सेंटर में जाकर उनको डाल दिया जाएगा। यह नाइंसाफी नहीं है क्या कि बंगाली जबान जो मजहब हिंदू है उसको सिटीजनशिप, मुसलमान भी बंगाली जबान बोलता है मगर उसको नहीं, वो फॉरेनर इलीगल माइग्रेंट है, वो उसको अपना कोर्ट में जाकर साबित करना पड़ेगा। मैं बार बार पूछ रहा हूं बीजेपी से, बोलो क्या ये सच है या झूठ है, बोलो। नहीं बोलते। और फिर वजीर आजम और उनकी कैबिनेट बोलते कि एनपीआर और एनआरसी में कोई माने बहुत फर्क है। मैं कहता हूं एनपीआर एनआरसी में कोई फर्क नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जब हिंदुस्तान के वजीर आजम थे, उनका आखिरी साल था इख्तिदार पर, 2003 में सिटीजनशिप में आर्टिकल 14 डालकर रूल्स डाले गए। उस रूल्स को आप जाकर पढ़ो। एनपीआर एनआरसी एक सिक्के के 2 रुख हैं। और आपकी इत्तला के लिए कह रहा हूं कि अगर नलगुंडे में कोई संघ परिवार का आदमी ये कहेगा कि नहीं ओवैसी यहां पर आकर भड़काऊ भाषण देकर गया, तुम्हारे जज्बात से खेल रहा है, बल्दिया का इलेक्शन है, तुम्हारे वोट हासिल करने के लिए कह रहा है, तो कहना बिल्कुल सही कहा, हम उसको वोट भी देंगे, बल्दिया इलेक्शन में कामयाब भी करेंगे और तुमको हराएंगे। और मैं बोल भी रहा हूं, सुनो बीजेपी वालों, मैं बल्दिया इलेक्शन के लिए कह रहा हूं। मैंने शुरुआत में ही कह दिया कि तेलंगाना का बल्दिया इलेक्शन नरेंद्र मोदी के CAA कानून के ऊपर एक रेफरेंडम होगा और इंशाअल्लाह ताला तेलंगाना की आवाम, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, ओबीसी हो, आदिवासी, हम सब मिलकर तुमको हराएंगे इंशाअल्लाह ताला। चाहे कानून ये आप जाकर रूल 3 सबसेक्शन 4 पढ़ लो। आप 2003 के रूल्स, रूल 3 सबसेक्शन 4 पढ़ लो। फिर उसके बाद उसको और समझ में नहीं आया तो बोला हमको मालूम तेरे कान में एक नहीं 10 फूल है, सुना। रूल 4 सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि पूरे पर्टिकुलर्स को कलेक्ट करने के बाद देखा जाएगा सिटीजनशिप है या नहीं। उसको और समझाना है तो बोलो आप रूल 4 सबसेक्शन 3 में लिखा हुआ है कि हर आदमी के पर्टिकुलर्स को स्क्रूटनाइज किया जाएगा और वेरीफाई किया जाएगा। फिर रूल 4 सबसेक्शन 4, इसमें सबसे तकलीफ के बात और सबसे खतरनाक बात क्या है, जो बीजेपी के लोग जाकर हमारे हिंदू भाइयों से कह रहे हैं कि नहीं नहीं तुम्हारे को फिक्र नहीं है,
ये सबको तकलीफ पहुंचाएगा, भारत के गरीबों को तकलीफ पहुंचाएगा। मेरी बात को याद रखो आप। जो दौलतमंद है उनको कोई फिक्र नहीं होगी। क्यों? डॉक्यूमेंट्स किसके पास है? दौलतमंद के पास डॉक्यूमेंट। कहां से आए? किसने कहा? और इसी झूठ बोल रहा है। तो इनसे आप कहिए कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015 और 16 ये कहती है, ये गवर्नमेंट का सर्वे हुआ पूरे मुल्क में जब मोदी वजीर आजम है, और वो सर्वे हुकूमत का सर्वे कहता है कि हमारे वतन अजीज में 28% लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। कितनों के पास नहीं है बर्थ सर्टिफिकेट? 28%। और वो सर्वे ये कहता है कि उस 28% में जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है उसमें 40% मुसलमान है। 40% मुसलमान है, 40% ओबीसी है, 40% शेड्यूल कास्ट है। हमारे आदिवासी भाई 44% के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। गवर्नमेंट का डेटा है। ये रूल्स में आप जाकर देखो। अगर आपके घर को आएंगे इन्यूमरेटर्स, और उसके बाद एक लोकल रजिस्टर का ऑफिस होगा, लोकल ऑफिसर माने तहसीलदार से भी कम होगा वो, एमआरओ जो हम बोलते, वो ये कर सकता है कि भाई किसी का नाम पे लिख देगा डाउटफुल सिटीजन, मशकूक डाउटफुल सिटीजन। उसके बाद आपको बोलेंगे लाइए कागजात बताइए, अम्मा कहां पैदा हुए, बाबा कहां पैदा हुए, तारीख क्या है, तुम्हारे पास क्या डॉक्यूमेंट है जो ये बता सकोगे कि तुम डाउटफुल सिटीजन नहीं बल्कि तुम जेन्युइन सिटीजन हो। मेरे भाई, जिस किसी को बोला जाएगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो या दलित हो या ओबीसी हो, उसको सबसे बड़ी तकलीफ इस बात की होगी कि तुम मुझसे पूछ रहे कि मैं इस देश का सिटीजन हूं या नहीं। आप सोचिए, सबसे बड़ी तकलीफ हम सबको यह होगी, मुझसे पूछ रहे तुम। मैं यहां पर पैदा हुआ, मेरे बाप दादा यहां पैदा हुए, यहीं मरे, मेरे कब्रिस्तानों में उनकी खबर है, शमशानों में उनकी जलाया गया, मुझसे पूछ रहे। और डाउटफुल सिटीजन करार देने का इख्तियार ये रूल्स देते हैं, किसमें? रूल 4 सबसेक्शन 4। क्यों डाउटफुल सिटीजन करार देंगे? उसका कोई जिक्र नहीं है, उनकी मर्जी। वो गाना था ना मशहूर, मेरी मर्जी। उसकी मर्जी नहीं आया, अगर उन्हें अपने जोरू से लड़के आया तो लिख देगा डाउटफुल सिटीजन किसको भी। अगर वो मोहतरमा आए तो उस सास के गुस्से में किसको भी डाउटफुल सिटीजन लिख देंगे। कोई उसकी वजह नहीं है, कोई रूल नहीं है डाउटफुल सिटीजन। अब आप बोलो ये है नहीं है रूल में, रूल 4 सबसेक्शन 4। और फिर रूल 4 सबसेक्शन 6 में क्या लिखा है? ड्राफ्ट लिस्ट बनेगी। अब ड्राफ्ट लिस्ट जब बनेगी नलगुंडे की या कहीं पर भी, फर्ज करिए पुराने शहर की एक नलगुंडे की ड्राफ्ट लिस्ट बनी, उसमें अगर नाम आ गए, हमारे तमाम वकील साहब है, अम्मा है, तो कोई संघ परिवार का जाके बोलेगा नहीं नहीं वकील साहब के नाम का इंक्लूजन पे मेरे को ऑब्जेक्शन डालता हूं। जैसा कोई ऑब्जेक्शन डालेगा फिर ऑफिसर बोलेगा लाओ बताओ तुम कैसे भारत के शहरी। किसी का भी ऑब्जेक्शन हो सकता है, हिंदू का भी होगा, मुसलमान का भी होगा, दलित का भी होगा, आदिवासी का भी होगा, सबका होगा। यानी अगर आपसे झगड़े हैं, आपसी झगड़े हैं, जायदाद के झगड़े हैं, कुछ भी झगड़ा नहीं, डाल दो इसको, चुमकी दो, तकलीफ दो, मैं ऑब्जेक्ट कर रहा हूं। यह कानून है, यह रूल है। अब उत्तर प्रदेश में तो वहां का चीफ मिनिस्टर यह बोल दिया कि हम बदला लेंगे, ठोक देंगे। जब एक रियासत का चीफ मिनिस्टर बदले की बात करता है तो इंसाफ क्या होगा बताओ मेरे को आप। एक उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर अगर बोलेगा मैं बदला लूंगा, आप बताओ इंसाफ कहां होगा उत्तर प्रदेश में? फिर जब एक चीफ मिनिस्टर कहेगा
जो ओहदेदार उस गवर्नमेंट में काम करते उनको चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि बदला लेना है, ठोक देना है, तो यकीनन उत्तर प्रदेश में अगर एनपीआर होगा तो बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की डाउटफुल सिटीजन और ऑब्जेक्शन डाले जाएंगे। बताइए आगे नहीं हो सकता। और फिर पुडुचेरी, जिसके जमाने पौंडीचेरी बोलते, वहां पर एक मुसलमान बच्ची गोल्ड मेडल जीती, डिग्री लेना है गोल्ड मेडल के साथ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको गोल्ड मेडल देने वाले थे, तो मुकामी पुलिस ने उसको रोक दिया। क्यों रोक दिया? क्योंकि पुलिस को शक था कि बच्ची हिजाब पहनी हुई है, वो जाकर वहां पर जांच करेगी। अरे गोल्ड मेडल लेने नहीं दिया जा रहा और तुम वजीर आजम आप हमसे कह रहे हैं कि डरने की बात नहीं है, सिटीजनशिप नहीं छीना जाएगा। अरे हिजाब पहनना जुर्म है, डिग्री हासिल करना जुर्म है, गोल्ड मेडल लेना इसलिए नहीं दिया जाता सदर जमहूरिया के हाथ से क्योंकि हिजाब पहनिए। तो क्या मेरे नाम पर ऑब्जेक्शन नहीं होगा? होगा, इसीलिए एहतजाज हो रहा। ये रूल्स आपके सामने रखाओ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट पर जाकर ये रूल्स को डाउनलोड कर लो आप। रूल 3 सबसेक्शन 4, रूल 4 सबसेक्शन 1, रूल 4 सबसेक्शन 3, रूल 4 सबसेक्शन 4, रूल 4 सबसेक्शन 6। याद रखो इसको आप। अगर कोई बोला कि उसके मुंह फेंको, मारो रखो, ये रूल, ये रूल, ये रूल, ये रूल, ये हो रहा है। और हम जो वजीर आजम बोल रहे हैं कि देश में लोग गलत बयानी कर रहे हैं, डरा रहे हैं, फुला कर रहे हैं, कोई उनका एक मिनिस्टर एक बात, अरे हर चीज, अरे आपका यह कानून है तो उसे क्या करना? फिर भारत से इलीगल लोगों को नहीं निकालना, निकालो, कौन रोक रहा? भाई मेरे, मैं लंदन में जब पढ़ता था, आज से 26, 27, 28 साल पहले, तो हमको खुद अकेले पढ़ना था, खाना पकाना था, तो चावल पकाता था मैं जब, तो चावल जब पकाते तो आप कंकरे निकालते, पहले निकालते ना, पकाते घर में, घर वाले पकाते। पकाओ, तुम भी पकाओ, कोई मर्दानगी में फर्क नहीं आता। मैं पकाया बोल के यहां तक आया, तो चावल के कंकरे निकालते। हम कंकरों के साथ चावल को नहीं फेंक देते ना, फेंकते, चावल से कंकर को निकालते, कंकर है दावा बाजू, फेंको। मोदी साहब क्या बोल रहे? पूरे चावल को ही फेंक दो। मोदी जी, भारत का सबसे कीमती चावल मैं हूं, लंबा चावल मैं हूं। खूबसूरती कहां रहेगी फिर? हम हैं तो खूबसूरती है भाई। आप पूरे चावल को फेंक देना चाहे, कंकर को निकालो। अच्छा, आपको मालूम गुजरात के चीफ मिनिस्टर कहां पैदा हुए थे? मालूम आपको? बर्मा में। त्रिपुरा के बीजेपी के चीफ मिनिस्टर के अब्बा कहां से आए थे? मालूम आपको? बांग्लादेश से। हमारे अब्बा ना वहां से आए, ना हमारे दादा आए, ना नाना आए, ना परनाना आए, ना सगड़ नाना आए, बल्कि हमारे अब्बा जन्नत से आए तो हिंदुस्तान में आए थे। हमारे अब्बा जब पहला कदम रखे, अल्लाह बोला जाओ, तो हमारे अब्बा बोले वतन में या कदम रखे। आप अब्बा की जगह से बेटे को निकालना चाहेंगे, कभी नहीं हो सकता इंशाअल्लाह। ये हमारे अब्बा की जगह है, बाप की जगह है। बाप की जगह से ना बेटे को निकाल सकते, ना बेटी को निकाल सकते, ना उसकी आंख को निकाल सकते। मेरे भाई, ये कानून है, इसीलिए एहतजाज हो रहा है, इसीलिए लोग लड़ रहे हैं। मैंने जब तिरंगा रैली निकली तो मैंने अपनी आंखों से 80-85 साल की हमारी इज्जतदार मां और बहनों को देखा जो मुझसे मिली। हमारा जलसा खत्म होने के बाद मैंने कहा कि अम्मा चले जाओ, तो बोले बेटा तेरे से मिल के जाएंगे इसलिए हम बैठे। बोला चले जाओ, आप बहुत दूर से आए,
जा रहे थे, मैं बोला 1 मिनट रुको आप। मैंने बताओ अम्मा क्यों आए आप, इतनी ज़ईफी में आप चल नहीं सक रहे, दो लोग आपको हाथ पकड़ के लाए। तो उस ज़ईफ औरत ने एक ऐसा जवाब दिया जो शायद आप तमाम के लिए अगर आप सुनेंगे तो शायद आप भी उस ज़ईफ औरत के उस जवाब को अपने दिलो दिमाग में बिठाकर इस काले कानून के खिलाफ एक पुरअमन और तारीखी एहतजाज करेंगे। उस हमारी मां ने कहा कि असदुद्दीन, मैं सालार को देखी थी, मैं तुम्हारे दादा को भी देखी थी, मैं तुम्हारे दादा के जलसों को हम घर में बैठ के सुनते थे, मैं सालार के वोट भी डाली, मगर मैं आज यहाँ इसलिए आई हूं, तुम्हारी वजह से नहीं आई मैं यहाँ इसलिए आई हूं कि मेरे को डर है बेटा कि ये जो मेरे पोतरे नवासी आए कहीं इनको देश से नहीं निकाल देंगे, कहीं इनको यहाँ की सिटीजनशिप से महरूम नहीं कर देंगे। मैं इनके मुस्तकबिल के लिए आई बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ आई यहाँ पर इसलिए कि ये जो मेरी पोतरे और नवासियां हैं इनके लिए आई मैं। इसीलिए आज पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है। मैं सलाम करता हूं हमारी उन मां और बहनों को जो लाखों की तादाद में से एहतजाज में शिरकत कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये मसला गरीबों का मसला है। गरीब पिटेगा, गरीब पिसेगा और ये सबको लाइन में खड़ा कर देंगे। इसीलिए हम तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से मुतालबा किया है और कर रहे हैं कि जनाब केसीआर साहब, आपकी सरकार, आपकी हुकूमत तेलंगाना में भी एनपीआर पर स्टे लगाइए। क्या आपको मंजूर है ये मुतालबा? एनपीआर पर स्टे लगना चाहिए। जरा जोर से बोलो भाई, अरे इतना जोर से बोलो कि यहाँ के एमएलए को भी सुनने आना, जरा उन्हें जाके बोलना उनके चीफ से। आप एनपीआर पे स्टे चाहते? हम उम्मीद करते हैं कि यहां पर जो गवर्नमेंट के लोग बैठे हैं, जिसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस के लोग, वो इंटेलिजेंट होंगे और यहां के अवाम की जज्बात की तर्जुमानी चीफ मिनिस्टर तक करेंगे। एनपीआर पर स्टे होना जरूरी है और एनआरसी एनपीआर में कोई फर्क नहीं है, याद रखो मेरी बात को आप। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे जज्बात समझ गया भैया, यू आर राइट, आई एम विद यू। यस सर, हाँ तुम जोश में, मालूम है तुम, हाँ जोश में है और होश में भी है। हाँ ओके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखा हूं। इंतखाबी जलसा जरूर है, मगर आज मुल्क में जो हालात हैं, ये इनकी साजिश है बीजेपी की कि भारत में गरीबों से तकलीफ पहुंचाना, डॉक्यूमेंट्स पूछना, और बार बार बोलते कौन बोले डॉक्यूमेंट लाएंगे। एनएचए की वेबसाइट पर एन्यूमरेटर्स मैन्यूल है जिसमें रूल 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, पैराग्राफ 2.2.3 देखो लिखा हुआ है। ड्राइविंग लाइसेंस बताना पड़ेगा, इलेक्ट्रल कार्ड बताना पड़ेगा, आधार कार्ड बताना पड़ेगा, पासपोर्ट बताना पड़ेगा। लिखा गया है पैराग्राफ नंबर 2.2.3 में कि एन्यूमरेटर से कहा जा रहा है कि पूरी आवाम से बोलो डॉक्यूमेंट तैयार रखो। बताइए आप कहां से रहेंगे? और बर्थ सर्टिफिकेट का कानून यह है कि अगर आप बच्चे या बेटी की पैदाइश के 1 साल के अंदर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं निकाले तो आपको कलेक्टर के पास जाना पड़ता या स्पेशल मजिस्ट्रेट के पास जाकर साइन भर के सर्टिफिकेट निकालना पड़ता। अब होगा क्या कि पूरे दुकान खुल जाएंगे, एजेंट लाओ 5,000 दो, 6,000 दो, 7,000 दो, बर्थ सर्टिफिकेट देते। अब बताइए क्या होगा इस मुल्क में? अब बताइए गरीबी कितनी है? अगर 4-5 हजार किसी को खर्चना पड़े गरीब को, उसकी महीने की आधी आमदनी है, वो कहां से लाएगा उतने
पैसे। ये एनपीआर और ये एनआरसी है। और सीएए का क्या है? जब एनपीआर एनआरसी पूरे मुल्क में हो जाएगा, जिनके नाम नहीं आए और जो मुसलमान रहेंगे उनको, जो गैर मुस्लिम रहेंगे वो तो कुछ ना कुछ रूल्स बनाएंगे। कानून एक चीज है, रूल्स गवर्नमेंट बनाती, और ये गवर्नमेंट ऐसे रूल्स बनाएगी जिससे मुसलमानों को तकलीफ होगी। अब जो गजीट नोटिफिकेशन जारी है उसमें कोई रूल्स नहीं है, प्रोसिक्यूटेड के माने नहीं है। मेरे भाई, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये वक्त होशमंदी और अक्लमंदी से काम लेने का है। हमको मुत्तहिद रहना है। और मैं सलाम करता हूं हमारे भारत के, हमारे हिंदू भाइयों का, दलित भाइयों का, आदिवासियों का, महिलाओं का, जो इस मुल्क को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये मुसलमानों की लड़ाई नहीं है सिर्फ, ये सबकी लड़ाई है। ये तय करेगा कि ये मुल्क का कोई मजहब होगा या ये मुल्क सब मजहब को मानेगा। वजीर आजम को ज़ेब नहीं देता कि वो इस तरह से गुमराहकुन और गलत बयानी से काम ले। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी तारीख रही है 70 साल की। फसादात को हमने झेला, हमने कभी भी मुल्क से गद्दारी नहीं किया, करेंगे इंशाअल्लाह। हसीमपुरा हुआ, ले जाकर 33 लोगों को नदी के किनारे गोली मार दिया गया। मलियाना का फसाद हुआ, आसाम का निल्ली मैसेकर हुआ, 10,000 मुसलमान मारे गए। नजरत का फसाद हुआ सरजमीन आंध्र, उस वक्त के आंध्र प्रदेश में। मुंबई में फसाद हुआ 92 दिसंबर, 93 जनवरी में। बंबई की उस वक्त के बंबई के रोडों पर इंसानियत के खून की होली खेली गई। हमने कभी मुल्क के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, ना उठाएंगे। बाबरी मस्जिद के ताले खोले गए, बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। हम भारत के खिलाफ कभी सोचे ना सोचे। मेरे अजीज दोस्तों, 2002 का गुजरात हुआ, मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ। बताओ, इसके बाद आज आप हमसे कह रहे हैं कि हमको बताना पड़ेगा डॉक्यूमेंट। हमने सब कुछ खो दिया, आप डॉक्यूमेंट बताएंगे तुमको? तुमको बताएं हमारे सीनों में हमारी बच्चों की आहें हैं, क्या बताएं तुमको? तुमको बताएं हमारे बच्चों की शहादत, हमारी मस्जिद की शहादत, क्या क्या बताएं तुमको? बताओ, तुम क्या सुनने तैयार हो? तुम्हारे पास कलेजा है हमारी तकलीफ को सुनने का? क्या तुम्हारे पास जिगर है जो हमने तकलीफें उठाई इसलिए उठाई कि इस मुल्क के चप्पे चप्पे से मुझे मोहब्बत की और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील करने आया हूं, मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आज हमको और आपको मिलकर इस मुल्क को बचाना है। मेरी शख्सियत मुल्क से बहुत छोटी और रहेगी। मुत्तहिद रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपने हिम्मत और हौसलों को बुलंद रखिए। और 22 तारीख के दिन अपने घर से निकलकर जहां पर आप मशीन को देखेंगे पतंग का निशान, वहां बटन दबाइए। सीएए के खिलाफ आप वोट देंगे नहीं देंगे? एनपीआर एनआरसी के खिलाफ वोट देंगे नहीं देंगे? क्या बीजेपी को हराएंगे? मजलिस को कामयाब करेंगे? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पतंग को आसमान पर फैलाइए भाई, 22 तारीख को पतंग। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।